सर आपको शिव सर अंदर बुला रहे हैं। सर्वेंट ने जैसे ही इवांश को खबर दी वो फौरन शिव के पास पहुंचा। आपने बुलाया चीफ? बात हुई सीएम से? चीफ में अभी उन्हीं के सेक्रेटरी से बात कर रहा था। 1 हफ्ते के लिए दिल्ली गए हुए हैं, न मीटिंग हो सकती है और न ही कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस। What do you mean? अब मैं उनके इंतजार में यहाँ हफ्ता भर बैठा रहूँगा। तुमने बताया नहीं उन्हें कि मैं मिलना चाहता हूँ? शिव ने थोड़ा गुस्से से कहा। तो इवांश बोला, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी चीफ, वो आपको पहले से ही जानते थे। उन्होंने कहा अगर सीएम सर यहाँ होते तो उन्हें तुरंत मिलने की अपॉइंटमेंट मिल जाती, लेकिन वो यहाँ नहीं है। शिव ने गुस्से से रेलिंग पर हाथ मारा। जो काम मुझे नहीं पसंद वही करना पड़ता है। गो अवे। शिव के कहते ही इवांश वहां से चला गया। रात का वक्त, राव विला। नर्मदा जी स्टडी रूम में पहुंची जहां चंद्रशेखर जी किताब लिए बैठे थे। वो अंदर आते हुए बोली, समय का कुछ ध्यान है आपको या नहीं? रात बहुत हो चुकी है, चलकर सो जाइए। मन लग गया था किताब पढ़ते पढ़ते, समय का पता ही नहीं चला। वैसे वक्त क्या हो रहा है? 11:30 बजने वाले हैं। अभी अभी आपकी लाडली को डांट कर आई हूँ। आजकल के बच्चों की आदतें भी न बड़ी बेकार हैं, देर रात तक फोन चलाते रहते हैं। नंदिता जी की बातें सुन चंद्रशेखर जी बोले, तुम्हें एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया मैं। अहमदाबाद से फोन आया था भाई साहब का। उन्होंने कहा है कल उनका बेटा आ रहा है कृतिका को देखने। नर्मदा ये खबर सुनकर हैरान हुई। लड़का आ रहा है और आप मुझे ये बात अब बता रहे हैं? भूलने की भी हद होती है। अब मैं तैयारियां कब करूंगी? परेशान मत हो, लड़का सुबह सुबह थोड़ी ना आ रहा है, शाम तक आएगा। अच्छे से कर लेना तैयारियां। कृतिका से बात की तुमने? चंद्रशेखर जी ने पूछा। नर्मदा जी वही सोफे पर उनके पास आकर बैठ गई। अभी तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बात चल रही थी, कुछ भी फाइनल थोड़ी न हुआ था। अभी तो सो गई होगी, कल सवेरे बात करूंगी। चंद्रशेखर जी किताब बंद करते हुए बोले, लड़का पढ़ा लिखा है, देखने में भी सुंदर है, पिता का इतना बड़ा कारोबार देख रहा है, इससे अच्छा रिश्ता और कहीं नहीं मिलेंगी। किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। जरा कृतिका को भी समझाना उसके आगे किसी प्रकार का बचपना न करे। आप फिक्र क्यों करते हैं, समझा दूंगी उसे। उसका बचपना सिर्फ अपने परिवार के बीच रहता है। मेरी बेटी समझदार है, सब समझ जाएगी, नर्मदा जी ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा। रात का वक्त, मल्होत्रा विला। खाना खाने के बाद हर कोई अपने रूम में जा चुका था। तेजस और कृष इस वक्त लॉन में टहल रहे थे। तेजस रुककर बोला, तुम्हें कल स्कूल नहीं जाना? देख रहे हो कितना वक्त हो रही है, जाओ जाकर हो जाओ। आपको भी तो कल सुबह ऑफिस जाना है, फिर आप क्यों जाग रहे हैं? कृष ने उल्टा उसी से सवाल किया। तेजस की आंखें छोटी हो गई। मैं तुम्हारी तरह देर से नहीं उठता और न ही मॉम को मुझे जगाने की जरूरत पड़ती है। मॉम आपको क्यों जगाएंगी? आपको थोड़ी न स्कूल जाना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कल सु आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। कितना मजा आएगा ना, मेरा जब मन करेगा तब आऊँगा और जब करेगा छुट्टी करूँगा। कृष बड़े ही ऊंचे ख्वाब सजाने लगा था। तेजस उसके सिर पर टपली मारते हुए बोला, फिर तुम अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लो। जब ऑफिस जाने का वक्त आएगा न, तब पता चलेगा कौन सी सिर दर्द हाथ लगी है। वो कहावत है न, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तुम्हारे साथ भी सेम सिचुएशन है। जाओ अब अपने रूम में, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। जा रहा हूँ, अगले जन्म में न मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा और फिर आपको टॉर्चर करूंगा। कृष धमकी देकर वहां से भाग गया। तेजस उसकी हरकतों पर हंस पड़ा। सिद्धि इस वक्त किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। तभी नर्मदा जी उसके पास आई। सिद्धि बेटा, ये लिस्ट तैयार की है मैंने, आज शाम का नाश्ते में ये सब बनेगा। कुछ स्वीट्स हैं वो तो तुम अभी बना लो, वैसे भी उन्हें बनाने में वक्त लगता है। सिद्धि वो लिस्ट देखकर मुस्कुरा दी। आंटी घर में कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं है बेटा, वो क्या है कि कृतिका के रिश्ते की बात चल रही है तो आज उसे लड़का देखने आ रहा है। ये बोल नर्मदा जी वहां से चली गई। सिद्धि को बड़ी हैरानी हुई। वो मन ही मन खुद से बोली, रिश्ते की बात चल रही है, लड़का देखने आ रहा है और कृतिका ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सीता और कविता सिद्धि के पास चली आई। सिद्धि दीदी, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि छोटी मैडम को कोई देखने आ रहा है। कविता के सवाल पर सीता साथ देते हुए बोली,
हमसे कैसी शर्म, हमें तो आप बता ही सकती थी ना। तुम लोग किन सवालों को लेकर बैठ गए? मैं खुद शॉक्ड हूँ। मुझे कृतिका ने कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। कविता और सीता हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। सिद्धि पलटते हुए बोली, बहुत सी तैयारियां करनी हैं। ऐसे वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से काम पर लगो। कृतिका गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। नाश्ते की टेबल पर चंद्रशेखर जी को छोड़कर बाकी सब मौजूद थे। कृतिका अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, माँ जल्दी से नाश्ता दीजिए, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। नर्मदा उसकी प्लेट में नाश्ता सर्व करते हुए बोली, आज कॉलेज नहीं जाना, आराम से नाश्ता। कॉलेज क्यों नहीं जाना? चाची ने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की है। क्यों चाची? कृतिका ने लावण्या की ओर देखकर पूछा तो उसने नमे सिर हिला दिया। नहीं तो मैंने कोई पार्टी नहीं रखी। देसट, जब कोई खास बात नहीं है तो कॉलेज की छुट्टी क्यों करूं? कृतिका ने जैसे ही निवाला मून की तरफ बाया, नर्मदा जी बोली, तुम्हें लड़का देखने आ रहा है इसलिए तुम घर पर ही रुकोगी। कृतिका निवाला मून के अंदर नहीं डाल पाई। वनराज और लावण्या तो शॉक्ड थे ही, लेटा सबसे ज्यादा हैरानी आनंद और कृतिका को हुई। वनराज ने पूछा, कौन लड़का भाभी? तुम्हें बताया तो था, कृतिका के रिश्ते की बात चल रही है। कल लड़के वालों का फोन आया था, उनका बेटा किसी काम से नैनीताल आया हुआ है तो बस वो देखने आ रहा। नर्मदा जी की बात सुन कृतिका अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। माँ ये सब क्या है? मुझसे किसी ने कुछ पूछा नहीं और शादी की बात चलाई जा रही है मेरी। मैं किसी से नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलोगी? और शादी की बात आज नहीं तो कल चलानी ही है। मालूम भी है लड़का कितने अच्छे और ऊंचे खानदान से है। वो कैसा भी हो, मुझे उससे क्या, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। ये बोल कृतिका वहां से चली गई। कृतिका नाश्ता तो करती जाओ। कृतिका, नर्मदा जी ने पीछे से कितनी ही आवाजें दी लेकिन कृतिका ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही पलट कर देखा। आनंद नर्मदा जी से बोला, बड़ी माँ शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों है आप सबको? अभी तो वो पढ़ रही हैं। कौन सी उसकी उम्र ढल रही हूँ जो लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि बड़ों के फैसलों के बीच जाओगे। वनराज जी के इस तरह डांटने पर लावण्या बोली, आप उसे ऐसे क्यों डांट रहे हैं? प्यार से भी तो बात कर सकते हैं। आनंद बेटा, तुम नहीं जानते लड़का कौन है। बड़े भाई साहब खुद उनके परिवार से मिलकर आए हैं। एक बार रिश्ता पक्का हो गया न तो समझ लो हमारी कृतिका वहां राज करेगी, राज। पर माँ, आनंद की बात काटते हुए नर्मदा जी बोली, कृतिका इतनी भी छोटी नहीं है कि उसका रिश्ता करने से पहले उम्र का डर हो। वो बालिग हैं और पढ़ी लिखी भी। इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलता तो मैं भी अभी शादी के बारे में नहीं सोचते। और वैसे भी अभी बात चल रही है, कुछ भी फाइनल थोड़ी न हुआ है। आनंद सबके बीच कुछ बोल नहीं पाया। उसे तो बस कृतिका की मर्जी का ख्याल था। वही सिद्धि ने ये सब बातें अपने कानों से सुनी। उसे तो लगा था कृतिका को इन सब के बारे में मालूम होगा लेकिन वो तो खुद इन सब बातों से अनजान थी। न जाने ऊपर उसकी क्या हालत हो रही होगी। ये सोचकर सिद्धि नर्मदा जी के पास पहुंची। उसे देख नर्मदा जी ने कहा, सिद्धि बेटा तुम आज कॉलेज मत जाओ। चलिए, बहुत सारा काम होगा और कृतिका को भी तो तैयार करना है। जी आंटी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उसका नाश्ता कमरे में देकर आती हूँ। जब तक खाना नहीं खाएगी उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। ठीक है बेटा, ले जाओ। सिद्धि ने नाश्ते की प्लेट उठाए और ऊपर चली गई। लावण्या ने पूछा, भाभी लड़के के घर वाले नहीं आ रहे? नहीं, लड़का अकेला आ रहा है। उनके घर वालों ने कहा है उन्हें हमारी कृतिका बहुत पसंद है। उनका कहना है बच्चे आपस में मिल ले क्योंकि जिंदगी तो उन्हें ही साथ बितानी है। जैसे उनका फैसला होगा वैसे ही वो काम करेंगे, नर्मदा जी ने कहा। वैसे भाभी मैंने तो सुना है बिलिनिया हैं। दौलत शोहरत की तो कोई कमी नहीं है। वैसे लड़की हमेशा ऊंचे घर में ही देनी चाहिए। लड़के की कोई बहन वगैरह नहीं है। लवनिया के इस सवाल पर वनराज जी ने कहा, क्यों अपने बेटे के रिश्ते की बात करनी है? आपने तो मेरी मून की बात सुन ली। मैं तो बस। आनंद को देखते ही लवनिया चुप हो गई। आनंद के चेहरे से लग रहा था आनंद को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लावण्या बात बदलते हुए बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सिद्धि नाश्ते की प्लेट लेकर कृतिका के कमरे में पहुंची।
कृतिका अपना सिर पकड़कर बिस्तर के किनारे बैठी थी। शेल्फ पर रखी सारी चीजें नीचे गिरी हुई थी जिससे पता चल रहा था कृतिका ने अपना सारा गुस्सा उन बेजान चीजों पर उतारा था। सिद्धि खाने की प्लेट लेकर उसके सामने चली आई। उसने कृतिका से कहा, तुम बिना नाश्ता किए ऊपर क्यों चली आई? तो क्या करती वहां बैठकर माँ के बताए इंस्ट्रक्शन फॉलो करती। लड़की के सामने कैसे बैठना है, कैसे उठना है, इसकी ट्रेनिंग लेती। हाउ कैन दोज डू दिस? बिना मुझे बताए मेरे घर में मेरे लिए शादी की बातें चल रही हैं और मुझे भनक तक नहीं लगी। कृतिका का मूड सचमुच बहुत खराब था। सिद्धि ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी और कृतिका के बगल में बैठ गई। लड़का सिर्फ देखने आ रहा है। कौन सा आजकल में शादी हो जाएगी? दोनों परिवारों की रजामंदी, उसके बाद शादी, इन सब में सालों का वक्त लग जाता है। आज नहीं तो कल तुम्हें इस शादी को फेस करना ही होगा। बुराई क्या है लड़का देखने में? बुराई है सिद्धि, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी, अपना कोर्स कंप्लीट करना है। मैं पूछती हूँ, जब शादी ही नहीं करनी तो ये देखने दिखाने से क्या फायदा? कृतिका पहले तुम शांत हो जाओ। हमारे सोसाइटी ने न अपने मन मुताबिक रिवाज बना रखा है, बेटी पराया धन होती हैं। बस एक वक्त तक आते आते उसकी विदाई करनी उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती हैं। मैं और तुम या कोई भी लड़की इससे बच नहीं सकती। अपना दिमाग शांत रखो, लड़के को आने दो। तुम्हें अगर पसंद आया तभी तो बात आगे बढ़ेगी। अगर जरा सी भी कमी हुई तो रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट तो मैं उसे पक्का करूंगी। बिना प्यार की शादी आज के ज़माने में कौन करता है? कृतिका की इस बात पर सिद्धि मुस्कुरा दी। अरेंज मैरिज में प्यार नहीं होता ये कहना गलत है। खुद सोचो, हमारे पेरेंट्स कितनी छानबीन करने के बाद हमारा हाथ किसी के हाथों में देते हैं। बाकी रिश्ते क्यों नहीं टिकते, इसके बहुत से कारण दिए जा सकते हैं। सिद्धि, अरेंज मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्यार नहीं, और बिना प्यार के कौन सी शादी टिकती हैं? हमारे इंडिया में 80% शादियां इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते बस जंग लगी हुई गाड़ी की तरह घिसती रहती हैं, मानो कोई बोझ ढोया जा रहा हो। कृतिका, इन सब पर बहुत लंबी बहस की जा सकती है। हम इस बहस में क्यों पड़े? जो होगा बाद में देखा जाएगा, पहले तुम नाश्ता करो। सिद्धि ने उसे समझा बुझाकर नाश्ता कराया। सुबह का वक्त, शिव का बंगलो। शिव आज देर से जगा और नींद मंदाकिनी जी के कॉल पर खुली। हल्लो। शिव ने उनीदी आवाज में हल्लो कहा तो मंदाकिनी जी बोला, शिव तुम अभी तक सो रहे हो? नहीं दीदी, 5 मिनट पहले सो रहा था, लेकिन आपने जगा दिया। शिव ने अभी अपनी एकेडमी नहीं खोली। मंदाकिनी जी बोली, बैड मैनर्स, सुबह के 10 बज रहे हैं। ये कोई सोने का समय है? चलो उठो, और हाँ, शाम के वक्त लड़की वालों के घर खाली हाथ मत जाना, तोहफे लेकर जाना। ये सुनते ही शिव उठकर बैठ गया। क्या दादी, आपको तो मालूम है ना, मुझे ये सब तमाशे करने में बिल्कुल नहीं पसंद। इनफैक्ट मैं सोच रहा था लड़की को किसी कैसे में बुला लेता हूँ, बात भी हो जाएगी और ये तोहफों का झंझट भी नहीं पालना पड़ेगा। बुरी बात शिव, ये कोई सभ्य तरीका नहीं होता। भूलो मत किसके पोते हो तुम। हमारे खानदान में शादी से जुड़ी अपनी परंपराएं हैं। माना कि हमारी सोच आधुनिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी परंपरा को भूल जाए। तुम लड़की देखने उनके घर जाओगे, मैंने इवांश को लिस्ट भेज दी है, वो सारे तोहफे ले आएगा। और हाँ, तुम्हारे लिए एक खास चेतावनी समझना, पिछली बार जो तुमने किया वो मैं भूली नहीं हूँ। तुम्हारे बाप को डांटा था, इसका मतलब ये मत समझना दादी की आंखें बंद रहती हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। दादी को सब मालूम रहता है। वो एक शरीफ खानदान है, तुम कोई भी ओछी हरकत नहीं करोगे। शिव एक गहरी सांस अंदर खींचकर बोला, तो आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ लड़की को देखूं और वापस आ जाऊं, उससे बात ना करूं, कोई सवाल ना करूं। दादी, मैं जब अपने लिए एक पेन भी खरीदता हूं न तो 100 बार उसे चेक करता हूं। यहाँ तो जिंदगी भर का सवाल है, जांच पड़ताल भी न करूं। मैंने कोई सवाल करने के लिए मना नहीं किया है, बस इतना कहा है कोई ओछी हरकत मत करना। तुम मेरी बात अच्छे से समझ चुके हो। अच्छा तो मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। दादी के फ़ोन काटते ही शिव ने फ़ोन बेड पर फेंका और चीखते हुए बोला, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? कहाँ मर गए सबके सब? सर्वेंट एक लाइन से भागते हुए उसके कमरे में चले आए। शिव ने भौहें उचकाई, मैंने तुम सबका चेहरा देखने के लिए नहीं बनाया है।
कॉफी कहाँ है मेरी? सर बस 5 मिनट दीजिए, कॉफी अभी लाते हैं। सभी सर्वेंट वापस वहां से लौट गए। शिव ने बालकनी का दरवाजा खोला और बालकनी में चला आया। एक खासियत थी यहाँ, जब भी यहाँ वादियों को कोई देखता उसका गुस्सा अपने आप ही कम हो जाता। ये वहाँ के वातावरण की खासियत थी। 5 मिनट के अंदर अंदर कॉफी लाकर शिव को दी गई। हाथों में न्यूज़पेपर आते शिव ने पन्ने पलटे। पेज 4 पर छपी खबर पढ़कर शिव की तबीयत खुश हो गई। शिव ने अपना फोन उठाया और दक्ष का नंबर ट्राई किया। फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से दक्ष की आवाज आई, आखिरकार जनाब तक खबर पहुंच ही गई। शिव मुस्कुराकर बोला, कब से इंतजार था मुझे इस तबाही का। कहाँ हो इस वक्त तुम? गांधीनगर किसी काम से आया हूँ। दक्ष के ये कहने शिव ने फिर पूछा, गांधीनगर मतलब तुम अहमदाबाद में नहीं हो? नहीं, कोई बात थी क्या? दक्ष ने पूछा तो शिव बोला, कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा, बाद में बात करता हूँ तुमसे। शिव ने कॉल कट किया और सोचने लगा। उसने वक्त देखा और फिर आकाश को कॉल किया। वही दूसरी आकाश वक्त अपनी कार में थे। शिव का नंबर देख उन्होंने तुरंत रिसीव कर लिया। हाउ आर यू शिव? फाइन चाचू, आज का न्यूज पापा पढ़ा आपने? नहीं, क्या बात है, कोई खास खबर है? वक्त ही नहीं मिला, रुको मैं हेडलाइन देखता हूँ। शिव आकाश को टोकते हुए बोला, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है चाचू, मैं बताता हूँ। रहेजा इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर दिनेश रहेजा बैंक करप्ट हो चुके हैं। बैंक उनकी संपत्तियों को जब्त कर बोली लगाएगी ताकि अपना दिया कर्ज वसूल सके। चाचू, मुझे रहेजा का बंगलों चाहिए किसी भी हाल में। शिव, ये सब अचानक कैसे हुआ? मेरी जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता चाचू, वही होता है जो मैं चाहता हूँ। जिस घर पर उसे इतना घमंड था, मैं उसे मिट्टी में मिलते हुए देखना चाहता। चाहे कोई सी भी कीमत क्यों न देनी पड़े, मुझे वो घर चाहिए। इट्स ऑल राइट, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। पहले तुम ये बताओ, तुमने जो कुछ किया है उसकी खबर बड़े भैया को है? आकाश के पूछने पर शिव बोला, मैंने तो फिलहाल कुछ नहीं बताया। आपको लगता है जरूरी है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, अभी उन्हें कुछ भी बताना ठीक नहीं है। वो बहुत खुश हैं इस बात तुम्हारे रिश्ते की बात को लेकर। तुम फोन रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शिव ने कॉल कट किया और अपना सिर पीछे की तरफ सोफे से टिका लिया। ये दुनिया सचमुच गोल है। नर्मदा कृतिका के कमरे में पहुंची तो देखा वो सोफे पर बैठी अपना फोन चला रही थी। नर्मदा ने सुधा को सामान टेबल पर रखकर जाने को कहा। सुधा के जाते ही नर्मदा कृतिका के पास आकर बैठ गई। तुम जाकर रेडी हो जाओ और सुनो, चेहरे पर गुस्सा नहीं मुस्कुराहट लेकर आओ। लड़का कोई भी सवाल करे तो अच्छे से जवाब देना। माँ, मैं उसकी कंपनी में जॉब थोड़ी ना करने वाली हूँ, तो वो मेरा इंटरव्यू लेने आ रहा है। आप मुझे उसकी तस्वीर दे, मैं अभी बता देती हूँ मुझे वो लड़का पसंद है ही नहीं। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। कृतिका की बातें सुन नर्मदा बिगड़ते हुए बोली, एक थप्पड़ लगाऊंगी गाल पर। मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोलना है। लड़का आ रहा है, सामने से मिल लेना। कुछ भी करना लेकिन अपने पापा का सिर नीचा मत करना। उन्होंने आगे बढ़कर इसे रिश्ते में बात की है। इसी से अंदाजा लगा लो ये रिश्ता तुम्हारे लिए कितना काबिल है, वरना को कब का इस बात को यही खत्म कर देते। ये बोल नर्मदा उठकर वहां से चली गई। आनंद अपने कमरे में टहलते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचा। सामने बॉक्स रखा था जिसे खोलने पर आनंद को बड़ी हैरानी हुई। उसने जब पेपर खोला तो पता चला ये सिद्धि की हैंडराइटिंग थी। मैं ये तोहता लौटाकर आपका अपमान नहीं कर रही, बस इतना बता रही हूँ ये बहुत कीमती है। माहिरा इसे नहीं रख सकती। आनंद ने कागज गुस्से से मुड़कर फेंक दिया और गिफ्ट बॉक्स लेकर नीचे चला आया। उसे हॉल में कहीं भी सिद्धि नजर नहीं आई। आनंद ने कविता से पूछा, तुमने सिद्धि को कहीं देखा? वो तो अभी अभी कृतिका दीदी के कमरे की तरफ गई हैं। आनंद बिना इंतजार किए सीधे ऊपर चला गया। सिद्धि? आनंद की आवाज सुन सिद्धि रुक गई। आनंद उसके पास चला आया। व्हाट इज दिन? ये तोहफा माहिरा को दिया था मैंने, तुम कैसे लौटा सकती हो इसे? आपको बुरा लगा उसके लिए सॉरी आनंद, लेकिन मैं वजह आपको बता चुकी हूँ। सिद्धि, मैं तो तुम्हें और माहिरा को अपना समझता हूँ, एक दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुमने कभी मुझे अपना समझा। तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले की नीयत देखी जाती है। आनंद ने गिफ्ट बॉक्स सिद्धि के हाथ में देकर कहा,
ये माहिरा का तोहफा है, उसे वापस कर दो और प्लीज अपने जमीर को हम लोगों के रिश्ते के बीच मत लाओ। सिद्धि जैसे ही कुछ कहने को हुई आनंद वहां से चला गया। सिद्धि उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके इस व्यवहार ने आनंद का दिल जरूर दुखाया था। कुछ दूरी पर खड़ी लवन्या ने ये सब अपनी आंखों से देखा। आंखों का गुस्सा साफ बता रहा था। उन्होंने सारी बातें सुनी लेकिन अनजान बनने की कोशिश जरूर की। सिद्धि जाने को हुई तभी लवन्या ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या है इस बॉक्स में? जी वो। सिद्धि कुछ कह नहीं पाई। लावण्या ने उसके हाथ से बॉक्स लगभग छीन लिया। जब उन्होंने अंदर कीमती नेकलेस देखा आंखें एकदम से बड़ी हो गई। इतना कीमती नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? सच सच बताओ, कहाँ से आया तुम्हारे पास ये? कहीं इस घर में चोरी करना तो शुरू नहीं कर दिया ना तुमने? नहीं नहीं आंटी, मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। ये गिफ्ट आनंद ने माहिरा के बर्थडे पर दिया था। आनंद ने? मैं मान नहीं सकती इस बात को। ठीक है, मैं बात करती हूँ आनंद से। लावण्या ये बोलकर वहां से चली गई और साथ ही गिफ्ट बॉक्स ही ले गई। सिद्धि ने आज खुद के लिए चोरी जैसा शब्द सुना और कहीं न कहीं इस शब्द ने उसके दिल पर चोट की। लावण्या कबर्ड में बॉक्स रखते हुए खुद से बोली, मेरे बेटे में जरा सी भी होशियारी नहीं है। एक नंबर का बेवकूफ इंसान है। इतनी भी समझ नहीं नौकरों को कैसे तोहफे दिए जाते हैं। देखो जरा, लाखों का हार खरीद कर दे दिया। किसी दिन अच्छे से खबर लूंगी इसकी। सिद्धि कृतिका के कमरे में पहुंची। कृतिका, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। आंटी ने कहा वो तुम्हारी ड्रेस रख कर गई है। कृतिका सिद्धि के पास चली आई। तुम्हें मालूम है मेरा दिल जोरों से धक धक कर रहा है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम घबरा क्यों रही हो? सिर्फ लड़के को देखना है, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना क्लियर करना है। चलो जाओ, ये ड्रेस फटाफट से चेंज करके आओ, फिर मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। कृतिका सिद्धि के हाथ से ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। सिद्धि जाकर उसकी बुक शेल्फ ठीक करने लगी। इसकी और माहिरा की एक जैसी आदत है, जहाँ से किताबें निकालते हैं वहाँ वापस नहीं रखते। कुछ देर बाद कृतिका चेंजिंग रूम से बाहर निकल। उसने सिद्धि को पुकारा तो सिद्धि ने पलट कर देखा। लाइट पिंक कलर के फ्रॉक सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सिद्धि उसके पास चली आई। ड्रेस बिल्कुल फिटिंग की है। अब समझ आया आंटी ने 2 दिन पहले मुझे ये फिटिंग करने के लिए क्यों दिया। मैं अभी भी हैरान हूँ, इतने समय से तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। कृतिका ने ठंडी आह भरी और ड्रेसिंग टेबल के पास चली आई। ये न्यूक्लियर बम आज सुबह ही फोड़ा गया है मुझ पर। मुझे क्या पता था आज तक मेरे घर में सियासत के फैसले लिए जाते थे और इसी बीच अचानक से मेरी जिंदगी का फैसला भी कर लिया गया। तुम्हें बता नहीं सकती कितनी डर रही हूं मैं। सिद्धि उसके पास चली आई। उसने कृतिका को चेयर पर बिठाया और उसकी ज्वेलरी टेबल पर ले आई। बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। ये सोचकर देखो, पहली मुलाकात में ही उसने तुम्हारा दिल जीत लिया तो। तुम भी कमाल करती हो सिद्धि, पहली नज़र वाला प्यार फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में थोड़ी न, कृतिका ने कहा। सिद्धि ने उसकी चूड़ियां उठाए और उसे पहनाते हुए बोली, इसका मतलब तुम अब तक मुझे जो कहानियां सुनाती थी वो सब झूठी थी। तुम ही कहाँ करती थी, सफ़ेद घोड़ा, राजकुमार, हौले से उसका बाहों में थामना, नजरें एक बार जो मिले उसके बाद हटाने का दिल ही न करे। क्या था फिर ये सब? फिल्मी डायलॉग। मुझे लगता था मैं हमेशा खुद को फिल्मों की हीरोइन समझती और किसी हीरो के आने का इंतजार करती। पर सिद्धि, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सच तो यही है, एक न एक दिन अरेंज मैरिज वाला फंदा मेरे गले में पड़ जाएगा। कृतिका, मैंने कहा न, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दिल कहता है तुम्हारी कहानियां जरूर सच होगी। तुम्हें जो भी मिले बहुत प्यार करने वाला मिले और वो कोई राजकुमार ही होगा। कृतिका उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। कुछ पल के लिए ही सही वो अपने डर से बाहर तो निकली। शाम हो चली थी और सभी को इंतजार था शिव के आने का। वहीं इवांश के कहने पर रिजवान ने गाड़ी रोकी। अचानक से गाड़ी रुकने पर शिव ने सवाल किया, ये गाड़ी क्यों रोकी? चीफ, आप लड़की से मिलने जा रहे हैं, एटलीस्ट फूल तो साथ लेकर जाइए।
लड़कियों को बहुत पसंद होता है। देखने जा रहा हूँ, प्रपोज करने नहीं जा रहा। क्या पता चीफ प्रपोज करना पड़ जाए। हर चीज के लिए तैयार होना पड़ता है न। मैं बस यूं गया और यूं आया। इवांश को रोक पाना मुमकिन नहीं था। वो पास के ही शॉप से बुके खरीदने चला गया। शिव रिजवान से बोला, आई थिंक मुझे नया सेक्रेटरी ढूंढ लेना चाहिए। इवांश के आने के बाद रिजवान ने गाड़ी स्टार्ट की। इवांश शिव की ओर बुके बढ़ाकर बोला, चीफ मुझे तो मालूम ही नहीं लड़की को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं, इसलिए मैंने सारे फूलों का एक बुके बनवा लिया। बहुत अच्छा काम किया री, जल्द ही तुम्हें इनाम मिलेगा। हालांकि ये एक बेइज्जती थी, लेकिन इवांश ने इसे अपनी तारीफ समझी, साथ ही थैंक यू भी कहा। कुछ ही देर बाद शिव की गाड़ी राव विला पहुंची। यहाँ की सिक्योरिटी जितनी सख्त थी उतनी ही टाइट शिव की सिक्योरिटी थी। शिव के गार्ड्स गाड़ियों से निकलकर तुरंत अपनी पोजीशन में सेट हो गए। इवांश ने बाहर निकलकर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी से बाहर निकलते हुए शिव ने आंखों से चश्मा हटाया। विला जितना बड़ा था बाहर से उतना खूब भी। शिव को रिसीव करने के लिए शैलेश जी खड़े थे। गुड इवनिंग सर, इधर से आइए। शिव ने रिजवान की ओर देखकर आंखों से इशारा किया। रिजवान समझ गया उन्हें वही रुकने का ऑर्डर मिला है। शिव के साथ सिर्फ इवांश उसके पीछे गया। शिव के फोन पर मैसेज आया जिसे देखने के लिए शिव वहीं रुक गया। शैलेश जी बोले, सर यहाँ से जाना है। शिव ने हाथ का इशारा कर रुकने को कहा। इवांश शैलेश जी के पास चला आया। चीफ को इतने इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की आदत नहीं है, वो अपने फैसले खुद लेते हैं। शिव एक नंबर डायल करते हुए दूसरी तरफ निकल गया। फोन पर बात करते करते ध्यान ही नहीं रहा कब सामने से आती हुई सिद्धि से वो टकरा गया। सारी किताबें नीचे गिरी और उसके साथ सिद्धि भी। शिव ने उसे कमर से थाम लिया। इन सबके बीच उसका फोन भी जमीन पर गिर चुका था। सिद्धि ने नजरें तिरछी कर शिव को देखा। डर की वजह से धड़कनें एकदम से रुक गई थीं। शिव इन आंखों को पहचानने की कोशिश करने लगा, मानो पहले भी ये आंखें देखी हो। सिद्धि संभलकर खड़ी हुई और उससे दूर हो गई। आंखें बंद करके चलते हो क्या? आखिर हो कौन तुम? मेरी सारी किताबें गिरा ली, सिद्धि ने बिगड़ते हुए कहा और झुककर किताबें उठाने लगी। शिव अभी भी उन नजरों में खोया हुआ था। सिद्धि ने नजरें ऊपर की और शिव को देखकर बोली, ऐसे क्यों घूर रहे हो? एक तो सारी किताबें गिरा दी, इतनी भी तमीज नहीं कि कम से कम मदद कर दी। अब कहीं जाकर शिव ने होश किया। मजाल है घर वालों के अलावा आज तक किसी ने उसे डांटा हो। इस बात ने उसे और हैरत में डाल दिया। एक अनजान लड़की उससे इस तरह से बात कर रही थी। सिद्धि ने फौरन किताबें उठाई और वहां से चली गई। शिव कुछ बोल नहीं आया। उसने गुस्से से हाथ की मुट्ठी कंस ली। शिव को अब जाकर अपने फोन का ख्याल आया जो कि जमीन पर गिरा पड़ा था। शिव ने जाकर उसे उठाया। काफी महंगा फोन था और शायद इसलिए बच गया। शैलेश जी शिव से बोला, सर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, इस तरफ से आइए। शिव उनके साथ चल दिया। सिद्धि ने आज नई नई गाड़ियों के साथ नए गार्ड्स को भी देखा जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट कैरी किया हुआ था। सिद्धि रुककर उन्हें देखने लगी। ये लोग कौन हैं? कहीं अंकल से मिलने आए कोई खास वीआईपी तो नहीं है? सिद्धि ने रिजवान को देखा जो गाड़ी के पास ही टहल रहा था। सिद्धि उसे देखते ही पहचान गई, इसलिए बिना किसी भय के उसके पास चली आई। नमस्ते, आपने मुझे पहचाना? रिजवान ने आंखों से चश्मा हटाया। सिद्धि को यहाँ देख वो हैरान हुआ। आप तो वही लिफ्ट वाली लड़की। सिद्धि नाम है मेरा। एक्चुअली मैं यहीं पर काम करती हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? होम मिनिस्टर साहब की बेटी से हमारे सल की बात चल रही है तो बस वो लड़की देखने आए हैं। ये खबर सुनते सुनते ही सिद्धि चौक लड़के वाले आ गए। ओह गॉड, सारा काम बिखेर कर आई हूँ मैं। अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए सिद्धि वहां से भाग गई। रिजवान समझ नहीं पाया अचानक से उसे हुआ क्या और न ही वो कुछ बोल पाया। शिव के राव विला में कदम रखते ही नर्मदा जी ने उसका स्वागत किया। शिव ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा। नर्मदा जी मुस्कुरा दी। नमस्ते बेटा, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी तकलीफ कैसी? ये शब्द मैं अपनी डिक्शनरी में रखता ही नहीं। शिव ने जब सामने घर के बाकी लोगों को देखा तो नर्मदा जी उनसे मिलवाते हुए बोली, ये मेरे देवर हैं वनराज राव और ये उनकी पत्नी लावण्या और ये आनंद है इनका बेटा। आनंद ने अपना हाथ बढ़ाकर शिव को हेलो कहा।
शिव ने भी थोड़ा सोच विचार कर ही अपना हाथ बाया। भाभी आप तो सारी बातें दरवाजे पर ही करने लगी, इन्हें अंदर तो लाइए, वनराज ने कहा। सब लोग हॉल की तरफ बढ़ गया। लावण्य अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। वो मन ही मन खुद से बोली, बाप रे, ये तो सुना था ये बड़ू पैसे वाले हैं, लड़का भी एक नंबर, बस ये रिश्ता हो जाए, इनके खानदान में कोई भी लड़की होगी ना आनंद के लिए मांग लूंगी। मामी, चाची, मौसी, बुआ सबकी चलेगी। सिद्धि पीछे के डोर से किचन के अंदर पहुंची। ऐसा लग रहा था मानो भागती हुई आई है। सांसें गहरी हो गई थी उसकी। सीता ने तुरंत जाकर उसे पानी का गिलास पकड़ाया। कहाँ से भागकर आ रही हो दीदी? लो पहले पानी पियो। सिद्धि गिलास को दूर करते हुए बोली, ये कोई पानी पीने का वक्त नहीं है। पता है लड़का आ चुका है। सारी डिश तैयार है या नहीं? कविता फ्रिज से दही निकालो और रायता रेडी करो, मैं जाकर चाय चाहती हूँ। क्या सचमुच लड़का आ गया? मैं अभी देखकर आती हूँ। कविता जैसे ही जाने को हुई, सिद्धि ने पीछे से टोका, पहले अपना काम करे, वैसे भी लड़का कृतिका को देखने आया है। सिद्धि दीदी आपने तो देखा ही होगा लड़के को, बताइए न दिखने में कैसा है? सीता के पूछने पर सिद्धि बोली, मैंने उसके बॉडीगार्ड्स को देखा है, लड़के को नहीं। ये बोल सिद्धि अपने काम में लग गई। सीता और कविता दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुंह बनाया। सीता सिद्धि के पास चली आई, आप कॉफी किसके लिए बना रही हैं? यहाँ तो सब चाय पीते हैं। सब चाय पीते हैं, लेकिन लड़के के ठाट से पता चलता है रॉयल तेवर हैं। गाड़ियों का रंग ब्लैक, यहाँ तक कि गार्ड्स के ड्रेस कोड में भी ब्लैक कलर। मुझे लगता है उसे ब्लैक कॉफी ही पसंद होगी। अरे वाह सिद्धि दीदी, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए। कहा इस गैस चूल्हे के चक्कर में पड़ी हुई है। कविता मुस्कुराकर बोली। सिद्धि अपने हाथ जोड़कर बोली, मेरी प्यारी बहनों जाकर अपना अपना काम करो। कविता और सीता दोनों अपने अपने काम में लग गई। वनराज जी फोन रखते हुए बोला, भाई साहब को कॉल कर दिया है, वो बस आ रहे हैं। नर्मदा लावण्या से बोली, लावण्या जाओ कविता से कहो चाय नाश्ता लाए। जी भाभी अभी बोलती हूँ। लावण्या ये बोलकर वहां से चली गई। आनंद काफी देर से शिव को देख रहा था। इसी बीच इवांश अंदर आया। उसने झुककर शिव से कहा, सीएम सर के सेक्रेटरी का फोन है, वो आज ही दिल्ली से आ रहे हैं, कल की मीटिंग फिक्स कर दूं? कर दो। शिव के हाथ करते ही इवांश ने फोन कान से लगाया और बात करते हुए साइड में चला गया। बाकी सब इवांश की ओर देखने लगे तो शिव ने कहा, वो मेरा पर्सनल पीए हैं। सुना है काफी बड़ा कारोबार है आपका, किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? आनंद के पूछने पर शिव ने कहा, शायद आपने पूरी जानकारी हासिल नहीं की। इंडिया की टॉप वेपन कंपनी में हमारी कंपनी शामिल है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, मोटर्स और नेचुरल गैस जैसे 5 अलग अलग एरिया हैं जहां हमने इन्वेस्ट किया है। वैसे आप ऑनलाइन हमारी कंपनी की प्रोफाइल पर जाएंगे तो सारी जानकारियां मिल जाएगी। इसकी जरूरत ही क्यों? आप सबका कारोबार कितने दूर तक फैला है, इसके चर्चे पूरे देश में हैं। वनराज ने बात संभालते हुए कहा। लावण्या के ठीक पीछे सिद्धि चाय की ट्रे लिए चली आ रही थी और उसके ठीक पीछे कविता ने नाश्ते की ट्रॉली संभाला हुआ था। लावण्या के हटते ही सिद्धि ने ट्रे टेबल पर रखा। इसी बीच शिव की नजरें सिद्धि पर गई। सिद्धि टेबल पर नाश्ता लगाने में कविता की मदद करने में जुट गई। जैसे ही सिद्धि की नजरें शिव से टकराईं वो हैरान हो उठी। आखिर यहाँ चल क्या रहा था? सामने बैठे शख्स कुछ देर पहले ही उसने बड़े बेग तरीके से बात की थी। सिद्धि इन्हीं सब बातों को सोच रही थी, तभी लावण्या ने कहा, जब चाय ठंडी हो जाएगी तब सबको सर्व करोगी? सिद्धि का ध्यान शिव से हटा तो उसने तुरंत चाय का कप बाकी सबको दिया। उसके हाथों की कपकपाहट और ज्यादा बढ़ गई। आनंद ने उसके कांपते हाथों को देख नजरें उठाकर उसके चेहरे को देखा। सबके बीच वो कुछ पूछ नहीं पाया। सिद्धि ने जब शिव को कॉफी का मग थमाया तो उसने पूछने में देर नहीं लगाई, हाउ डू यू नो आई ड्रिंक ब्लैक कॉफी? सिद्धि अंदर से इतनी घबराई हुई थी कि कोई जवाब नहीं दे पाई। शिव के सवाल के साथ सबकी नजरें सिद्धि पर चली गई। लावण्या सिद्धि को अपने पीछे करते हुए बोला, बेटा नौकरों को कहाँ कुछ पता होता है, आजकल के बच्चों की पसंद मैं अच्छे से जानती हूँ।
मुझे लगा शायद तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी पसंद आएगी, इसलिए मैंने इसे बनाने को बोल दिया। शिव ने कॉफ़ी का एक सिप लिया। लावण्या सिद्धि की ओर देखकर आहिस्ता से बोली, मेहमान को हम हैंडल कर लोगों। तुम लोग क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर अपना काम संभालो। सिद्धि चुपचाप वहां से चली गई। वही कविता भी उसके साथ भी लौट गई। आनंद ने अपने हाथ की मुट्ठी कस रखी थी। सिद्धि के लिए नौकर शब्द का इस्तेमाल करना उसे बिल्कुल भी रास नहीं आया। हालांकि ये उसकी माँ की पुरानी आदत थी, लेकिन इन सबसे आनंद का दिल जलता था। इवांश भी हॉल में सबके बीच चला आया। शिव से कई सारे सवाल किए गए। शिव को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हो। इन्हीं सबके बीच चंद्रशेखर जी का आना हुआ। शिव ने उठकर उन्हें नमस्ते कहा। शिव से मिलकर चंद्रशेखर जी बहुत खुश हुआ। उन्होंने बैठते हुए कहा, क्या बात है बेटा, हमारा घर आपको पसंद नहीं आया? आपने तो कुछ भी नहीं खाया। चीफ अपने टाइम टेबल के हिसाब से खाते हैं। ऑयली और स्पाइसी फूड से वो दूर ही रहते हैं। इवांश ने जवाब दिया तो सब उसकी ओर देखने लगे। शिव ने कहा, ही इज राइट, फिलहाल मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। वनराज नर्मदा जी से बोला, रहने दीजिए भाभी, बच्चे अपने हिसाब से ही खाते हैं, उन्हें जोर देने का कोई फायदा नहीं। इवांश मन ही मन खुद से बोला, चीफ तो यहाँ लड़की देखने आए हैं। ये लोग लकई के अलावा बाकी सारी बातें कर रहे हैं। आई थिंक मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इवांश शिव से बोला, चीफ दादी का फोन आ रहा है, वो पूछ रही हैं आप लड़की से मिले या नहीं, क्या जवाब दूं उन्हें? इवांश की बात सभी ने सुनी। शिव ने आंखों छोटी की और चेहरा घुमाकर इवांश को देखा, मानो कहना चाह रहा हो, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। नर्मदा जी से लावण्या से बोली, लावण्या तुम कृतिका को ले आओ। लावण्या हमें सिर हिलाकर वहां से चली गई। सीता पानी का गिलास लिए सिद्धि के आगे खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो सदमा लग गया हो। सीता परेशान होकर बोली, दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है, कुछ तो बताइए। सिद्धि एकाएक से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। सीता उसके हाथ में पानी का गिलास थमाते हुए बोली, पूरा चेहरा पसीने से भीग गया है, पहले आनी पीजिए आप। सिद्धि एक ही सांस में पूरा गिलास गटक गई। दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर डॉक्टर की जरूरत है तो अभी चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। सिद्धि अपने दुपट्टे से माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, नहीं हम ठीक हैं। दीदी कॉफी बनाई आपने? और सारी तारीफ छोटी मालकिन बटोर कर ले गई। कविता के ये कहने पर सिद्धि बोली, तुमसे कितनी बार कहा है, वो हमसे बड़ी हैं, ऐसा मत कहो। लावण्या कृतिका के कमरे में पहुंची तो देखा वो यहाँ से वहां टहल रही थी। लावण्या को देख कृतिका उसके पास चली आई, चाची ये ड्रेस हैवी है और ये इयरिंग भी, मुझे नहीं पहनना ये। मेरी गुड़िया बस थोड़ी देर की बात है, कुछ टाइम के लिए ये सब संभाल लो, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो। लावण्या कृतिका का हाथ पकड़ उसे नीचे ले आई। शिव की नजरें कृतिका पर गई। इवांश कृतिका को देख मुस्कुरा दिया, मुझे तो लाइव शूट करना चाहिए पर चीफ गुस्सा हो जाएंगे। अगर दादी को नहीं बताया तो वो गुस्सा हो जाएंगी। कोई नहीं, बाद में उन्हें तस्वीरें भेज दूंगा। लावण्या ने कृतिका को नर्मदा जी के पास बिठाया। नर्मदा जी शिव से बोली, बेटा यही हमारी बेटी है कृतिका राव, आपको जो बात करनी है आप कर सकते हैं। शिव मन ही मन खुद से बोला, जो लड़की नजरें नहीं उठा पा रही है वो आप सबके बीच बात क्या करेगी। शिव चंद्रशेखर जी से बोला, आई डोंट नो अंकल आप लोग मेरी बात को कैसे लेंगे, लेकिन मैं काफ़ी ओपन माइंडेड इंसान हूँ, मुझे आपकी बेटी से अकेले में बात करनी है। शिव के इस सवाल ने कृतिका को एक झटका दिया। अब कहीं जाकर कृतिका ने नजरें उठाकर शिव को देखा। शिव अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ बहुत जांच परख कर खरीदता हूँ, फिर ये तो शादी जैसा फैसला है। मैं स्पेशली यहाँ इतनी दूर इसी काम से आया हूँ। विथ योर परमिशन क्या हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल सकती है? प्राइवेसी, वो भी पापा के सामने? कितना गट्स है इस बंदे में। मून पर खुलकर कह दिया, पापा पक्का नाराज होंगे। कृतिका यही सब बातें अपने मन में विचार रही थी। चंद्रशेखर जी चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बिखेर कर बोले, हाँ क्यों नहीं, खुले विचारों का समर्थन हम भी करते हैं। कृतिका बेटा शिव को कमरे में ले जाओ। एक पल के लिए तो कृतिका को विश्वास नहीं हुआ।
अपने पापा से परमिशन लेने के लिए उसे दिन रात सोचना पड़ता है और यहाँ उसके पापा ने एक बार में ही शिव की बात मान ली। कृतिका ने उनकी बात पर हामी भरी। शिव भी उठकर खड़ा हुआ। ऑल द बेस्ट चीफ, इवांश ने धीमी आवाज में उसे वेल विश किया। सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त शिव ने वहां लगी तस्वीरों को देखा। कुछ पारिवारिक तस्वीरों के बीच चंद्रशेखर जी की कई बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें थीं। कृतिका ने अपने रूम का दरवाजा खोला तो शिव अंदर चला आया। कृतिका वही दरवाजे पर रुककर बाहर देखने लगी। शिव ने बेहद की गौर से कृतिका के कमरे को देखा जो काफी कलरफुल था, लेकिन शिव डार्क चीजें ज्यादा पसंद करता था, बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी की तरह। शिव ने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर पूछा, तुम्हारे फादर होम मिनिस्टर हैं? शिव का सवाल सुन कृतिका का ध्यान उस पर गया। वो अंदर चली आई। जी आपने कुछ पूछा? आई आस्क्ड, इज योर फादर द होम मिनिस्टर? जी हाँ पापा होम मिनिस्टर हैं, कृतिका ने जवाब दिया। कब से पॉलिटिक्स में हैं? शिव का ये सवाल कृतिका को थोड़ा अटपटा लगा। वो उसका इंटरव्यू लेने आया है या उसके पापा का? कृतिका थोड़ा ठहरकर बोली, मेरे दादाजी पॉलिटिशियन थे। पापा ने यंग एज में ही राजनीति ज्वाइन कर ली थी। 2013 में जो केदारनाथ डिजास्टर हुआ था, दादाजी उसमें चल बसे थे, तब से पापा ने उनकी कुर्सी संभाली। शिव ने एक गहरी सांस ली। वो सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने बिना कृतिका की ओर देखे कहा, तुम्हारा ही कमरा है, हम इत्मीनान से बैठकर बात कर सकते हैं। कृतिका ये सुनकर उसके पास चली आई और सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। सिद्धि बेटा जरा यहाँ आओ। नर्मदा जी के बुलाने पर सिद्धि उनके पास चली आई। जी आंटी कुछ चाहिए आपको? बेटा मुझे न कृतिका की हरकतें डरा रही हैं। तुमने शिव को देखा न, बहुत अच्छे घर से हैं और सुबह कृतिका कितनी गुस्से में थे। मुझे डर है अपने गुस्से के चलते वो शिव से वो कोई बदतमीजी न करे। तुम एक काम करो, उनके कमरे में जूस लेकर जाओ और उससे कहना अपने गुस्से पर नियंत्रण रखे। पर आंटी मैं कैसे? मैं उन लोगों को डिस्टर्ब कैसे कर सकती हूँ? मेरा जाना ठीक नहीं होगा। सिद्धि के इनकार करने पर नर्मदा जी उसे समझाते हुए बोली, बेटा इस वक्त मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हो। तुम ज्यादा समझदार हो, प्लीज मेरा इतना सा काम कर दो। सिद्धि उनके प्लीज के आगे हार गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। नर्मदा जी मुस्कुराती हुई उसके सिर पर हाथ फेरकर वहां से चली गई। सिद्धि मन ही मन खुद से बोली, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया आंटी? मैं कैसे उनका सामना कर सकती हूँ? अनजाने में ही सही, मैंने जो बदतमीजी की है वो मुझे माफ भी नहीं करेंगे। सिद्धि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इधर कृतिका बिल्कुल चुप होकर शिव के सामने बैठी थी और शिव चुपचाप उसके फेस पर आते जाते एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। वो जैसे ही कुछ पूछने को हुआ, किसी ने दरवाजा नोक किया। कम इन, कृतिका ने तुरंत कहा, मानो एक रिलैक्सेशन मिला हो। सिद्धि को अंदर आते देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सिद्धि ने टेबल पर जूस का ट्रे रखा। इसी के साथ ही उसने कीर्ति से बड़ी ही धीमी स्वर में कहा, दिमाग शांत रखना। सिद्धि ने जूस का गिलास कृतिका को थमाया और फिर दूसरा गिलास शिव की ओर बढ़ाया। उसकी हिम्मत नहीं थी शिव से नजरें मिलाने की और शिव बेफिक्र से उसे देख रहा था। उसने बड़े ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया, आई डोंट लाइक ऑरेंज जूस। सिद्धि ने चुपचाप जूस का गिलास ट्रे में रख दिया। वो जाने लगी तो कृतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धि जैसे ही पीछे मुड़ी, कृतिका ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ जा रही हो तुम? यही मेरे साथ बैठो। कृतिका मैं कैसे? सिद्धि ने आंखों के इशारे से न कहा। शिव उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखकर बोला, यहाँ मैं तुमसे बात करने आया हूँ। प्राइवेट का मतलब शायद तुम और तुम्हारे सर्वेंट नहीं जानते। कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। शिव की बात काटते हुए कृतिका बोली, एक्सक्यूज मी, शायद आपको गलत फहमी हुई है। शी इज़ माई फ्रेंड, पर नीचे तो तुम्हारी आंट, आई मीन तुम्हारी चाची ने यही कहा था। अगर ये तुम्हारी दोस्त हैं तो इसने उस वक्त करेक्ट क्यों नहीं किया? शिव ने सिद्धि की ओर देखकर सवाल किया। इस पर कृतिका सिद्धि की ओर देखते हुए बोली, यही उसकी बुरी आदत है। सबकी बातों की रिस्पेक्ट करना चाहे कोई, इसके लिए गलत ही क्यों न कहे। कृतिका आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ये आप दोनों की प्राइवेसी है। इतना कहकर सिद्धि वहां से चली गई। शिव और कृतिका ही उस रूम में अब अकेले थे। शिव की नज़र टेबल पर रखे लैपटॉप पर गई। उसने कृतिका से कहा, कैन आई यूज योर लैपटॉप?
कृतिका थोड़ा हैरान हुई। उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। शिव ने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उठकर लैपटॉप के पास पहुंचा। शिव की हरकतों से कृतिका को अब डाउट होने लगा था। वो कहीं ये बनूरमल तो नहीं। कृतिका यही सब बातें मन में सोच रही थी। कहाँ फंसाकर रख दिया मुझे सबने। किस तरह का इंसान है ये। तकरीबन 20 मिनट का समय बीत चुका था। शिव कृतिका के पास चला आया। उसने देख कृतिका भी उठ खड़ी हुई। शिव ने पूछा, फैमिली की तरफ से कोई फोर्स तो नहीं है ना? आई मीन कोई बॉयफ्रेंड लवर? देखो तुम्हें ये सब थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ऐसा कुछ है तो खुलकर कह सकती हो। कृतिका की धड़कनें रुकना बाकी था। वो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाई थी, इसलिए शिव के सवालों के साथ वो कंफर्ट नहीं थी। उसने अपनी नजरें झुका ली। शिव ने आगे कहा, तुम्हारे लैपटॉप में मेरी प्रोफाइल है। मेरे बारे में जितनी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगी। आई मस्ट लीव नाउ। अपनी बात पूरी कर शिव वहां से चला गया। कृतिका सोफे पर गिर पड़ी। सर चकरा गया था उसका। लाइफ में पहला ऐसा पीस मिला था जिसके बाद दिमाग घूम गया। शिव नीचे सबके बीच पहुंचा। नर्मदा जी ने पूछा, बेटा आप कहे तो खाना लगवा दूं? सब कुछ रेडी है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं चलना चाहूंगा। अगले 1 घंटे के अंदर मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। मेरा अटेंड करना जरूरी है। चंद्रशेखर शेखर जी ने कहा, नर्मदा किसी चीज के लिए दबाव देने की जरूरत नहीं है। बड़ा कारोबार है इनका, व्यस्त रहते हैं। गलती मेरी है, मैं आप लोगों को पूरा वक्त नहीं दे पाई। फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर आप लोगों के साथ वक्त बिताऊंगा। शिव की बात पूरी हुई तो लावण्या ने कहा, हमारी कृतिका न सिर्फ घरवालों से खुलकर बात करती हैं, अनजान लोगों से ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। वनराज ने उनका हाथ पकड़ आंखों के इशारे से चुप होने को कहा, वरना वो और भी कई सवाल करती। शिव ने चंद्रशेखर जी से कहा, अब मुझे इजाजत दीजिए। चंद्रशेखर जी ने आनंद की ओर देखकर कहा, आनंद मेहमान को गाड़ी तक छोड़ आओ। जी बड़े पापा। आनंद शिव और इवांश को बाहर तक छोड़ने चला गया। नर्मदा जी ने चंद्रशेखर जी से पूछा, आपने पूछा क्यों नहीं, आखिर बात क्या हुई? हाँ या ना कुछ जवाब नहीं दिया। नर्मदा, ये सब बच्चों से पूछना मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैं भाई साहब से बात कर लूंगा। चंद्रशेखर जी का समर्थन करते हुए वनराज ने कहा, भाई साहब ने ठीक कहा। भाभी अक्सर इन बातों का जवाब देने में बच्चे कतराते हैं, लेकिन शिव तो मुझे और बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं लगे। देखा नहीं, हर सवाल का जवाब ऐसे दे रहे थे जिस तरह मीडिया के सवालों का जवाब दिया जाता है। लावण्या की बात पर वनराज ने कहा, वो काबिलियत थी लेकिन हर रिश्ते में इंसान इतना खुलापन नहीं रखता। रिजवान गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा था। शिव जैसे ही अंदर बैठने लगा, आनंद ने पूछा, मिस्टर शिव आपने बताया नहीं आपको मेरी बहन कैसी लगी? शिव ने एक गहरी सांस भरी और आनंद से कहा, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता और नहीं महीनों का समय लगाता हूँ। बस थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ खुद को ताकि इस सवाल के जवाब तक पहुँच पाओ। डोंट वरी, बहुत जल्द आपको और आपकी फैमिली को जवाब मिल जाएगा। अपनी बात पूरी कर शिव गाड़ी में बैठ गया। इवांश और रिजवान के गाड़ी में बैठने के बाद वो लोग वहां से रवाना हो गए। इवांश रिजवान से बोला, तुम्हें पता है मैंने अंदर किसे देखा? अभी 2 दिन पहले ही बारिश के वक्त एक लड़की चीफ की वॉच लौटाने आई थी। मैंने उस लड़की को इस विला में देखा। इवांश की बातों ने शिव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिजवान गाड़ी राइट टर्न करते हुए बोला, मालूम है सर, सिद्धि नाम है उसका, इसी विला में काम करती हैं। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। आजकल लड़कियों की इन्फॉर्मेशन रखनी शुरू कर दी क्या? इवांश ये बोल हंसने लगा। रिजवान उसकी बात से परेशान होकर बोला, आप कुछ भी बोलते हैं सर। काफी डिसेंट लड़की थी, मुझे नहीं लगता इस तरह से किसी के बारे में बात करना अच्छी बात होती है। शिव के फोन की बेल बजी। उसने बाकी सबकी बातों को इग्नोर कर कॉल रिसीव किया। फोन के दूसरी तरफ से आकाश ने कहा, कांग्रेचुलेशन शिव, मिस्टर रहेजा का बंगलो अब से हमारा हुआ। आर यू हैप्पी? वाई नॉट चाचू। एक वक्त था जब अपने घमंड के चलते वो इंसान इस कदर पागल हो चुका था कि अपने प्रोजेक्ट पार्टनर तक के साथ धोखेबाजी कर बैठा। मैं आज भी नहीं भूला, उसी बंगलों से उसने डैड को धक्के मारकर निकाला था। हमारा तो सिर्फ लाखों का नुकसान हुआ था। मैं उसे सड़क पर देखना चाहता हूँ।